स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कोरोना महामारी जहां ऑक्सीजन की कमी से, इस महामारी की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं, और जहां ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं, ऐसे समय में सांसों की कालाबाजारी कर रहा था खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा। इस केस की तफ्तीश अब क्राइम ब्रांच कर रही है, लेकिन दिल्ली की अमीर पेस्ट्री पार्टियों का मशहूर चेहरा नवनीत कालरा अब तक बचता फिर रहा है। कहां है सांसों की कालाबाजारी करने वाला दिल्ली का पेज 3 बैड बॉय नवनीत कालरा? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी केस में क्राइम ब्रांच को क्या मिला है सुराग? लंदन में बैठे गगन दुग्गल तक क्या क्राइम ब्रांच पहुंच पाएगी? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी केस के मुख्य आरोपी नवनीत कालरा को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम लगातार दबिश मार रही है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस अब तक मैट्रिक सेलुलर के सीईओ सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इस चेन में अहम कड़ी नवनीत कालरा तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक नवनीत कालरा का मोबाइल नंबर लगातार स्विच ऑफ चल रहा है और क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें उसकी तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नवनीत कालरा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करने की लगातार कोशिश की जा रही है। सूत्रों के जरिए ये बात भी सामने आई कि खान मार्केट स्थित उसके रेस्टोरेंट पर पुलिस के पहुंचने के थोड़ी देर बाद से ही उसका मोबाइल फोन बंद है। सूत्रों के मुताबिक नवनीत कालरा अपने परिवार के साथ निकला है और अब तक क्राइम ब्रांच की टीम को उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि उसके फोन की लोकेशन उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पाई गई। इस पर भी जांच जारी है। नवनीत कालरा की तलाश के साथ साथ लंदन में बैठे मैट्रिक सेलुलर कंपनी, जिसके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पुलिस ने बरामद किए, उस कंपनी के मालिक गगन दुग्गल को भी पुलिस नोटिस भेज सकती है। पुलिस के मुताबिक गगन दुग्गल की कंपनी के नाम पर 650 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाए गए थे। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाइना और हांगकांग से आ रहे थे। ये भी सामने आया कि नवनीत कालरा ने बल्क में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई देने के लिए लाखों रुपए लोगों से एडवांस लिए हैं। 72 घंटों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक नवनीत कालरा से पूछताछ तक नहीं कर पाई है। मेरे पीछे दयाला ऑप्टिकल्स, टाउन हॉल रेस्टोरेंट, खान चाचा रेस्टोरेंट, ऐसी कई बड़ी प्रॉपर्टी खान मार्केट में नवनीत कालरा के नाम है, जहां पर अक्सर बड़े बड़े क्रिकेटर्स और पेज 3 से जुड़े लोग आया करते थे और पार्टी किया करते थे, जिनके साथ नवनीत कालरा की कई तस्वीरें भी सामने हैं। जी हां, राजधानी दिल्ली के सबसे महंगे और पॉश माने जाने वाली जगहों में से एक खान मार्केट में एक नहीं बल्कि 3 प्रॉपर्टी का मालिक है नवनीत कालरा। उसके रेस्टोरेंट बेहद मशहूर हैं। इनके जरिए न सिर्फ नवनीत कालरा ने दौलत कमाई, बल्कि दिल्ली के पेज 3 पार्टी सर्किट में अपना रसूख कमाकर दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन के रूप में अपनी खास जगह बनाई। नवनीत कालरा के सोशल मीडिया पर जाएंगे तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जाने माने क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार और राजनीति से जुड़ी हस्तियों के साथ नवनीत के पार्टी करते हुए सैकड़ों तस्वीरें मिलेंगी, जो बताती हैं कि इन जानी मानी हस्तियों के बीच भी नवनीत का अच्छा खासा मकाम था। लेकिन दिल्ली के पार्टी सर्किट का जाना माना नाम नवनीत कालरा रेस्टोरेंट में खाने पीने के धंधे के बजाय जब सांसों की कालाबाजारी पर उतरा तो रसूख भी काम न आया और आज कानून से भागता फिर रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब नवनीत कालरा की एक नई पहचान है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले आरोपी के तौर पर। पुलिस का कहना है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के धंधे की जड़ें किस हद तक फैली हैं और इसमें कौन कौन शामिल है, ये तो नवनीत कालरा की गिरफ्तारी और बैंक अकाउंट की छानबीन के बाद ही पता चल सकेगा। दिल्ली के हवा में जहर बहुत ज्यादा है। इस जहर से लोग चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं और जिंदगी की भीख भी मांग रहे हैं, लेकिन सियासत फिर भी जारी है। और यही वजह है कि मुंबई के हालात बिगड़ने से पहले सुधर गए, लेकिन दिल्ली सब कुछ होते हुए भी सुबक रही है, सिसक रही है। दिल्ली के दर्द की इस दास्तान को सुनिए। किसी का
की कमी से पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं। एक ही सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है आने वाले समय में कि हमें सप्लाई बहुत बड़े स्केल पे चाहिए। ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत है, आप लोग देख ही रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी काफ़ी सहयोग मिला है। दिल्ली देश की भौगोलिक राजधानी तो है, लेकिन साथ ही राजनीतिक अखाड़ा भी बहुत बड़ा है। देश पर आने वाला करीब करीब हर संकट पता नहीं क्यों सबसे पहले दिल्ली पर ही आता है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली की सांसों पर अटैक हो रहा है। दिल्ली की सांस पर हवाबाजी कब तक? दिल्ली की सांस पर कोरोना ने आज हमला किया है, लेकिन इससे पहले दिल्ली की सांस पर हमला सर्दियों में यहां के प्रदूषण की वजह से हुआ। दिल्ली में इंतजामों को लेकर तब भी राजनीति ही हुई। दिल्ली की सांस पर यह हमला बेहद प्रलयंकारी है। इसने कितनों के घर और भविष्य उजाड़ दिए। लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर इस बार जो कयामत हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी रही? ये तय करने से ज्यादा जरूरी ये था कि दिल्ली की ऑक्सीजन जरूरत को जल्दी पूरा किया जाए। लेकिन राजनीति यहाँ जब आड़े आई तो दिल्ली हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। दिल्ली में आज ऑक्सीजन की स्थिति जो थोड़ी बेहतर हुई है, वो ना तो दिल्ली सरकार की वजह से हुआ है और ना ही केंद्र सरकार की वजह से। ये मुमकिन हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा चलाए गए हंटर की वजह से। वरना तो दिल्ली में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अधिकारों की लड़ाई को लेकर खींचतान कर रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को लेकर कड़ी टिप्पणियां भी की। आंख मूंदे रखने और शुतुरमुर्ग जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। सुनवाई के दौरान जब दिल्ली हाई कोर्ट को उस आरटीआई के बारे में बताया गया जिसमें यह कहा गया है कि जुलाई 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोई खास इंतजाम नहीं किया, तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसके लिए किसी आरटीआई के जवाब की जरूरत नहीं है, ये तो दिख ही रहा है। और अब दिल्ली हाई कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी और फटकार के बाद दिल्ली सरकार रोजाना का ऑक्सीजन बुलेटिन तक जारी करने लगी है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने दिल्ली की जो रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी, उसमें एक थोड़ा सा इजाफा करते हुए दिल्ली को कल 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। दिल्ली में कोरोना से मौतें भी होती रही और राजनीति भी चलती रही। किस हद तक ये सब हुआ, जरा गौर कीजिए। कि डिवीजन बेंच ने कमान क्यों संभाली है, क्वेश्चन उठना चाहिए ना। डिवीजन बेंच तो बननी चाहिए थी केजरीवाल साहब की और हर्षवर्धन साहब की। अगर उनकी डिवीजन बेंच साथ बैठती तो कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए इस तरह सैटरडे संडे को काम नहीं करना पड़ता। कोर्ट इसलिए सैटरडे संडे को भी बैठकर हमारे राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन के लिए आई है, क्योंकि वो इसलिए आई है क्योंकि उसको पता है लोग इलाज की कमी से नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। आखिर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसी स्थिति को दोबारा बनने से रोका जा सके। ऑक्सीजन का उत्पादन अलग अलग राज्यों में होता है और इसका अलॉटमेंट केंद्र सरकार करती है, लेकिन सप्लाई चेन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जिसमें दिल्ली फेल हो गई। खुद दिल्ली सरकार के आंकड़े के मुताबिक देश में 1631 ऑक्सीजन टैंकर्स, कुल ऑक्सीजन प्रोडक्शन 8500 मीट्रिक टन, 1631 टैंकर्स 20,000 मीट्रिक टन के लिए काफी। मतलब यह है कि हमारे देश में क्रायोजेनिक टैंकर्स की कोई कमी नहीं है। दिक्कत यह है कि उनका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। जाहिर है कि अगर टैंकर का आवंटन नहीं किया गया तो ऑक्सीजन का आवंटन बेमानी हो जाता है, और यही वजह रही कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच खींचतान होती रही। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी भी रही और उसी वक्त ऑक्सीजन से जुड़ी चीजों की कालाबाजारी भी जारी रही। दिल्ली को इस आपदा के दोबारा लौटने से रोकने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की जरूरत है।
लेकिन इसको लेकर भी राजनीति लंबी होती जा रही है और कतारें भी। तीसरा दिन है और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित RPVV वैक्सीनेशन सेंटर साइट पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सेंटर पर कितने सारे लोग जो हैं टीका लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, जो कि अपने आप में दिखाता है कि राजधानी दिल्ली के जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित है, बहुत ज़्यादा इनकरेज है कि वो आएँ और वो टीका लगाएं। लाइन देखिए ख़त्म होती हुई आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। सड़क तक हम आपको बता दें कि ये लाइन जो है खिंची हुई है। पास में ही जैसे जैसे सड़क की तरफ हम जाएंगे तो आपको ये भी नज़र आएगा कि कैसे ये तमाम लोग जो हैं राजधानी दिल्ली के झंडे वाला के पास मौजूद हैं। देखिए, जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो झंडे वाला की जो प्रसिद्ध हनुमान मूर्ति है वो भी आपको एकदम नज़र आ जाएगी। तो यहाँ की जो लाइन है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो देखिए, यहाँ पे डबल लाइन करनी पड़ी है क्योंकि अब लोग जो हैं यहाँ से अंदर जा रहे हैं। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है टीका लगाने के लिए पहुँचे। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 301 सेंटर्स 76 स्कूलों में बनाए गए हैं, जहां पर 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण करवाया जा रहा है। और ये जो टीकाकरण है इसके लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अभी नहीं खोली गई है। इन सभी लोगों ने कोविन ऐप के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई होगी। दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इन सेंटर्स पर जो तमाम साइट्स बनाई गई हैं, एक साइट पर लगभग 150 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। यानी कि अगर 301 सेंटर्स की बात करें तो वैक्सीन लगाने की क्षमता लगभग 45,000 है एक दिन में, जो कि अपने आप में एक बेहद ही अच्छा आंकड़ा सामने आता है, उम्मीद की किरण भी जगाता है। और वहीं अगर हम दूसरी जानकारी दें आपको तो राजधानी दिल्ली में लगभग 92 लोग ऐसे हैं जो टीकाकरण करने के लिए 18 से 44 साल के एज ग्रुप में एलिजिबल हैं। और आने वाले दिनों में अभी राजधानी दिल्ली को 4.5 लाख कोविड वैक्सीन के डोसेस मिले हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि आने वाले दिनों में और वैक्सीन्स प्रोक्योर की जाएंगी और इन सभी लोगों को टीका लगाने का कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। और ज़मीनी स्तर पर तस्वीरें जो हैं वो बेहद ही सकारात्मक इस वक्त राजधानी दिल्ली की नज़र आ रही हैं, जहां पर लोगों में भी, जैसे कि हमने आपको दिखाया, कि बहुत ज़्यादा उत्साह है और सब ज़ोरों शोरों से आगे बढ़कर टीकाकरण करवा रहे हैं। मिला जुलाकर दिल्ली का ऑक्सीजन संकट तो पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है बेहतर वैक्सीनेशन से हालात और बेहतर होंगे। स्वागत है आपका। कोरोना महामारी से हम दो चार हो ही रहे हैं कि एक और बीमारी ने कई लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस नाम का ये फंगल इन्फेक्शन लोगों की आंखों की रोशनी छीन रहा है और इससे लोगों की जान भी जा रही है। महाराष्ट्र में इस बीमारी के 200 मामले आए हैं, जिनमें से 8 ने अपनी जान भी गंवा दी, जबकि अहमदाबाद में तो इसका कहर कई महीनों से जारी है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि वक्त पर इसका इलाज और कुछ सावधानियां बरतने से इसका इलाज संभव है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दूसरी दुविधा बनता जा रहा है लोगों के बीच म्यूकरमाइकोसिस, एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन जिसका वक्त पर पता न लगने के चलते लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। सबसे ताजा मामलों में महाराष्ट्र में 200 लोग इससे संक्रमित हैं, जिनमें से 8 को ये फंगल इन्फेक्शन निगल चुका है। महाराष्ट्र में टास्क फोर्स द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि डॉक्टरों को किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, किस तरह की सावधानी बरतनी है। DMER यानी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के प्रमुख डॉक्टर तात्याराव लहाने कहते हैं कि ये कोविड से पहले से है, लेकिन अब इस महामारी के चलते इसके मामले बढ़े हैं। कैसा है, ब्लैक फंगस जो म्यूकरमाइकोसिस है वो कुछ मरीजों में यहाँ और गुजरात में देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं सब तरफ वो देखने को मिलता है। क्योंकि ब्लैक फंगस कोविड नहीं था तभी भी था, तो जिसमें भी ज़्यादा दिन अपन रखते हैं या जिसको डायबिटीज़ है, जिसको इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स चालू है, ऐसे लोगों में ये म्यूकरमाइकोसिस होता है। क्या है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस? ये संक्रमण म्यूकर नामक कवक से होता है जो वातावरण में मौजूद रहते हैं। नाक में इरिटेशन के साथ स्किन पर रेडनेस होती है। नाक और आंख से होता हुआ संक्रमण दिमाग तक जाता है। आंखों में सूजन होती है, काले धब्बे दिखते हैं। डायबिटीज के मरीज या कमजोर इम्यूनिटी वालों पर ज्यादा खतरा रहता है। आंखों की रोशनी भी जा सकती है। शुरुआत में सही ट्रीटमेंट न मिलने पर जानलेवा हो सकता है। जल्दी डायग्नोसिस नहीं हुआ तो ये आंखों के पीछे होता है, साइनस में, तो वो ब्रेन तक जा सकता है। इसलिए उसका जल्दी निदान हुआ
तो बाद में उसको निकाल के कहीं उसकी ट्रीटमेंट है, खाली इतना है कि उसका जल्दी निदान होना चाहिए। जो पेशेंट बहुत लेट आते हैं तो ऐसे वक्त उनके पीछे म्यूकरमाइकोसिस होता है, तो वो आँख से उनको दिखता नहीं, क्योंकि ऑपरेशन करके वो जब भी फंगस निकालते हैं तो उनका आँख का रोशनी चला जाता है। कोरोना की पहली लहर के दौरान ही गुजरात में भी म्यूकरमाइकोसिस के मामले आने लगे थे और इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में ढेरों मरीज इस बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इस वक्त म्यूकरमाइकोसिस के 110 मरीज एडमिट हैं और बीजे मेडिकल कॉलेज में 67 मरीज ब्लैक फंगस से अपना इलाज करवा रहे हैं। यहाँ पिछले 2 हफ्तों से रोज 15 से 20 केस आ रहे हैं। ये जो फूग है, म्यूकरमाइकोसिस एक फूग है, जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो ये फूग अत्र तत्र सर्वत्र रहती है, हर एक जगह पे, हवा में रहती है, कोई भी टेबल पे है, डस्ट पे है, कहीं पे भी होती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर है किसी को, जो उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, किसी को किडनी की बीमारी है, वो सभी की इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो गई है, तो उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि समय रहते इसका पता चलने पर गैंग्रीन की तरह ही जहां भी ये इन्फेक्शन होता है वहां से सर्जरी के जरिए इसे शरीर से निकाल दिया जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये सभी उम्र के लोगों में हो सकता है। इससे बचने के उपाय भी बताते हैं डॉक्टर। ये इन्फेक्शन न हो उसके लिए उसको बहुत ही ध्यान रखना है। तो जैसे कोविड है, पेशेंट को कोरोना हो चुका है, तो वो एकदम आइसोलेट रहे, मास्क पहने, जरूरत तो डबल मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर करे, कुछ भी नाक में इंजरी ना हो, नाक में उंगली नहीं करे, राइट, वो सब उसको ध्यान रखना है। और उसका शुगर लेवल, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि पेशेंट ये जो आते हैं उसमें 90% ऑफ केसेस का शुगर लेवल हाई रहता है, तो उसको जो शुगर लेवल है उसका एकदम नॉर्मल रेंज में बरकरार करना है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर, खबरें लगातार जारी हैं, तुरंत लौटते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।